नमस्कार। सोचिए, अगर मैं कहूं कि जो इतिहास हम जानते हैं वो वैसा है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। आज हम 1000 साल लंबे सफर पर निकलने वाले हैं, 700 से 1750 ईस्वी तक के भारत को समझने के लिए। और इस सफर में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि भारत कैसे बदला, बल्कि ये भी जानेंगे कि इतिहासकार किसी जासूस की तरह वक्त के छोड़े हुए सुरागों से अतीत की गुत्थियों को कैसे सुलझाते हैं। जरा इन पर एक नजर डालिए। स्क्रीन पर एक ही जगह के दो नक्शे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के। एक बनाया है अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में, और दूसरा उसके लगभग 600 साल बाद एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये दो अलग अलग दुनिया के नक्शे हों, है ना? तो ये कैसे मुमकिन है? आखिर इन 600 सालों में ऐसा क्या बदल गया? अल इदरीसी के नक्शे में तो दुनिया सचमुच उल्टी पुल्टी है। दक्षिण भारत वहां है जहां हम उत्तर भारत को देखने की उम्मीद करते हैं, और श्रीलंका तो जैसे नक्शे के ऊपर एक ताज की तरह रखा है। जगहों के नाम भी अरबी में लिखे हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी नक्शा हमें काफी जाना पहचाना लगता है, खासकर इसके किनारे वाले हिस्से जो इतने सटीक हैं कि उस दौर की यूरोपीय व्यापारी अपने जहाज चलाने के लिए इन पर पूरा भरोसा करते थे। तो इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि वक्त के साथ नक्शे बनाने का विज्ञान मतलब कार्टोग्राफी पूरी तरह से बदल गया। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। एक इतिहासकार के लिए अतीत का कोई भी दस्तावेज बस यूं ही नहीं मान लिया जाता। पहले उस दुनिया को समझना पड़ता है जिसमें उसे बनाया गया था। लेकिन सिर्फ नक्शे ही नहीं बदलते। चलिए अब नक्शों से हटकर शब्दों की दुनिया में चलते हैं, और यकीन मानिए यहाँ के राज और भी गहरे हैं। क्या कभी सोचा है कि एक ही शब्द अलग अलग जमाने में अलग अलग लोगों के लिए पूरी तरह से अलग कहानी बता सकता है? तो एक शब्द पकड़ते हैं, हिंदुस्तान। आज हमारे लिए इसका सीधा मतलब है भारत, एक आधुनिक देश, एक नेशन स्टेट। पर क्या इसका मतलब हमेशा से यही था? अगर हम 13वीं सदी में वापस जाएं, तो फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते थे तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के कुछ इलाकों से था। मतलब ये एक पॉलिटिकल टर्म था जो सिर्फ दिल्ली सुल्तान के राज वाले क्षेत्रों को दिखाता था। अब जरा 300 साल आगे चलते हैं, 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर ने इसी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जीव जंतुओं और यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति को बताने के लिए किया। एक बहुत बड़ा दायरा था ये। हाँ, लेकिन तब भी इसका वो पॉलिटिकल मतलब नहीं था जो हम आज समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकारों को ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं? असल में इतिहासकार एक जासूस की तरह ही तो काम करते हैं। उनके सुराग होते हैं अतीत में छोड़े गए सबूत, और इन 1000 सालों के दौरान लिखित सुरागों की संख्या और उनकी वैरायटी में एक जबरदस्त उछाल आया। और इस पूरे बदलाव में एक बहुत बड़ा हीरो था, कागज। 14वीं सदी आते आते कागज सस्ता और आसानी से मिलने लगा था। बस फिर क्या था, लिखित रिकॉर्ड्स का जैसे एक धमाका सा हो गया। पवित्र ग्रंथ हों, राजाओं के किस्से हों, संतों की बातें या फिर अदालती दस्तावेज, सब कुछ बड़े पैमाने पर लिखा जाने लगा। और इन खजानों को आर्काइव्स यानी अभिलेखागारों में संभाल कर रखा जाने लगा। लेकिन इन कागजी सबूतों के साथ एक मुश्किल भी थी। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, सब कुछ हाथ से कॉपी होता था, जिसे लिपिक या स्क्राइब्स करते थे। और हम सब जानते हैं, हाथ से कुछ लंबा चौड़ा कॉपी करने में छोटी मोटी गलती होना कितना आम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में टेलीफोन का खेल खेलते थे, जो सदियों तक खेला जा रहा हो। बस सोचिए, एक लिपिक ने एक शब्द बदल दिया, दूसरे ने एक पूरी लाइन ही गायब कर दी, और फिर किसी और ने उसी बदली हुई कॉपी को कॉपी कर लिया। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव जमा होते गए, और वक्त के साथ एक ही किताब के वर्जन एक दूसरे से बहुत अलग हो गए। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि इतिहासकार अतीत की पड़ताल करते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन 1000 सालों में उन्हें क्या बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। ये सिर्फ राजा महाराजाओं के बदलाव का दौर नहीं था, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांतियों का दौर था। ये बड़े बड़े आविष्कारों का दौर था। टेक्नोलॉजी ने रोजमर्रा की जिंदगी को बदल के रख दिया। सिंचाई के लिए फारसी रहट आया, जिसने खेती में जैसे क्रांति हिला दी। चरखे ने कपड़ा बनाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। और हाँ, बारूद वाले हथियारों ने तो जंग के मैदान के सारे नियम ही हमेशा के लिए बदल दिए। और ये क्रांति सिर्फ खेतों और जंग के मैदान तक ही नहीं रुकी,
ये हमारे खाने की मेज तक भी आ गई। बाहर से आने वाले यात्रियों और व्यापारियों के साथ इस उपमहाद्वीप में नए नए जायके आए। सोचिए, आलू, मक्का, मिर्च और हाँ, हमारी आज की पसंदीदा चाय और कॉफी, ये सब इसी दौर की देन है। इसी दौर में सामाजिक और राजनीतिक मंच पर भी नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे थे। राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसे कई समूह और समुदाय ताकतवर शक्तियों के तौर पर उभरे, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत को एक नई दिशा दी। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इन 1000 सालों में बड़े बड़े साम्राज्य, धर्म और लोगों की पहचानें कैसे बनी और बदली, ये सहस्त्राब्दी विशाल राजवंशों के उदय और पतन की गवाह बनी। चोल, खिलजी, तुगलक और फिर मुगल, इन राजवंशों ने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, जो बहुत अलग अलग तरह के क्षेत्रों पर शासन करते थे। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इनकी ताकत और स्थिरता हमेशा एक जैसी नहीं रही। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। लोगों की आस्था और विश्वास की दुनिया भी बहुत गहराई से बदल रही थी। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजा महाराजा भव्य मंदिर बनवाने लगे और समाज में ब्राह्मणों का महत्व और बढ़ गया। इसी के साथ भक्ति का एक नया विचार उभरा, मतलब ईश्वर के प्रति एक गहरा पर्सनल कनेक्शन। ठीक इसी समय व्यापारियों और प्रवासियों के साथ इस्लाम भी आया और शासक उलेमा यानी धर्म के विद्वानों को संरक्षण देने लगे। और फिर समय के साथ मुस्लिम समुदाय के अंदर भी शिया और सुन्नी जैसी अलग अलग परंपराएं विकसित हुई। और अब सबसे जरूरी बात कि हम इतिहास को देखते कैसे हैं, क्योंकि कहानी से ज्यादा जरूरी होता है कि कहानी सुनाई कैसे जा रही है। इतिहास को अलग अलग दौर में बांटने का जो तरीका है, उसका भी अपना एक इतिहास है। देखिए, 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को बहुत ही सीधे साधे तरीके से बांट दिया, शासकों के धर्म के हिसाब से। उन्होंने कहा हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। अब ये नजरिया न सिर्फ बहुत सिंपल था, बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप की जबरदस्त डाइवर्सिटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता था। आज ज्यादातर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक बदलावों को आधार बनाते हैं और इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में बांटकर देखते हैं। और ये सब हमें आज एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर अतीत को देखने का हमारा अपना नजरिया ही लगातार बदल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे नक्शे और शब्दों के मतलब बदलते हैं, तो सोचिए आज से सैकड़ों साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे इस दौर के बारे में क्या कहेंगे? वो हमारी इस दुनिया को कैसे याद रखेंगे? तो कभी सोचा है कि मध्ययुगीन भारत में कोई राजा बनता कैसे था? देखिए, ये दौर सिर्फ बाप दादा की विरासत का नहीं था। 7वीं से 12वीं सदी के बीच का समय बड़ा ही उथल पुथल वाला था, जब कई नए और ताकतवर राज्य सामने आए। आज हम यही समझेंगे कि ये नए राजा और इनके राजवंश आखिर पावर में आए कैसे। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नक्शे को देखिए। ये किसी एक बड़े साम्राज्य का नहीं, बल्कि कई छोटे बड़े आपस में लड़ते हुए राज्यों के एक जाल जैसा दिखता है। तो सवाल तो यही उठता है कि इस दौर में कोई नया राजा बनता कैसे था? मतलब कोई मामूली सरदार या किसी राजा के नीचे काम करने वाला सीधे सिंहासन तक पहुंच कैसे जाता था? देखिए, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कोई सीधा साधा हाईवे तो था नहीं। उस दौर में जिन्हें आगे बढ़ना था, उन्हें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती थी। तो चलो देखते हैं कि सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कौन से 2 मुख्य रास्ते अपनाए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, सामंत। ये शब्द पहले सुना है? सामंत असल में बड़े जमींदार या वॉरियर चीफ हुआ करते थे, जो किसी बड़े राजा के अंडर काम करते थे। उनका काम राजा को महंगे तोहफे देना और जरूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री से उनकी मदद करना। एक सामंत का राजा बनना एक पूरा प्रोसेस था। देखिए, होता क्या था। सबसे पहले वो राजा की सेवा करके खूब दौलत और ताकत जमा करता। फिर जैसे ही वो पावरफुल होता, वो खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर जैसा बड़ा टाइटल दे देता। और आखिर में जैसे ही सही मौका मिलता, वो अपने ही राजा को गद्दी से हटाकर खुद को आजाद घोषित कर देता था। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है दक्कन के राष्ट्रकूट। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत थे, लेकिन फिर 8वीं सदी में उनके एक चीफ दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य राजा को हराया और बूम, अपने ही एक पावरफुल राजवंश की नींव रख दी। अच्छा, पर अगर कोई जन्म से क्षत्रिय यानी वॉरियर क्लास का ना हो तो क्या वो राजा नहीं बन सकता था?
अरे, इसका भी एक बड़ा दिलचस्प जुगाड़ था। हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल। इसका मतलब होता है सोने का गर्भ। ये एक तरह का सिंबॉलिक रीबर्थ था। मतलब ये यज्ञ करने के बाद ये माना जाता था कि वो इंसान भले ही जन्म से क्षत्रिय ना हो, अब एक योद्धा के रूप में दोबारा पैदा हो चुका है और राज करने के पूरी तरह काबिल है। तो कुल मिलाकर पार में आने के दो मेन रास्ते थे। एक, किसी के अंडर काम करके धीरे धीरे ऊपर उठना, और दूसरा, अपनी तलवार के दम पर खुद अपना रास्ता बनाना। राष्ट्रकूटों ने पहला रास्ता चुना, जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश के फाउंडर हरीशचंद्र ने दूसरा, जो कि जन्म से एक ब्राह्मण थे। तो ठीक है, राजा तो बन गए, पर अब आगे क्या? राजकाज कैसे चलता था, पैसा कहां से आता था, और वो अपने पावर को दिखाते कैसे थे? चलिए अब इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो अपनी पावर दिखाने का एक तरीका था बड़ी बड़ी भारी भरकम उपाधियां अपनाना। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी ताकत का ऐलान थे। जैसे महाराजा अधिराज, जिसका मतलब है राजाओं का भी राजा, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्तिन, मतलब तीनों दुनिया का मालिक। ये टाइटल ही बता देते थे कि मामला कितना बड़ा है। लेकिन ये बड़े बड़े टाइटल और ये विशाल सेनाएं, ये सब फ्री में तो नहीं आता है ना। तो सवाल फिर वही कि इन सब का खर्चा कहां से आता था? आखिरकार एक राज्य को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज तो पैसा ही होती है। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। तमिलनाडु में राज करने वाले चोल वंश के शिलालेखों में 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्स का जिक्र है। जी हां, 400। और ये कोई मामूली टैक्स नहीं थे। सोचिए, घर पर छप्पड़ डालना है, टैक्स दो। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी है, उस पर भी टैक्स। वेटी एक ऐसा टैक्स था जो कैश में नहीं बल्कि जबरदस्ती काम करवा कर लिया जाता था। कदमाई था जमीन का टैक्स, और तो और परिवार की प्रॉपर्टी विरासत में मिलने पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स के अलावा पैसा जुटाने का और क्या तरीका था? खैर, एक और तरीका था, और वो था सीधा सीधा युद्ध। इस दौर में लड़ाइयां सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि दौलत और कीमती सामान लूटने के लिए भी लड़ी जाती थीं। गंगा घाटी में बसा कन्नौज शहर उस समय का हॉटस्पॉट था। मतलब जिसने कन्नौज को कंट्रोल कर लिया, समझो उसने पूरे नॉर्थ इंडिया के व्यापार और रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर लिया। तो जाहिर है ये शहर हर बड़े राजा की नजरों में था और इस पर कब्जे के लिए जबरदस्त मारकाट मची होगी। और कन्नौज के लिए ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये एक एपिक स्ट्रगल था जो सदियों तक चला। 3 बड़ी ताकतें, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इसके लिए आपस में भिड़ती रहीं। एक तरह का मध्ययुगीन गेम ऑफ थ्रोन्स ही समझ लीजिए। अच्छा, पावर और पैसा दिखाने का एक और जबरदस्त तरीका था बड़े बड़े शानदार मंदिर बनवाना। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये पावर और दौलत के सेंटर थे, उनकी ताकत के जीते जागते सबूत। और इसी वजह से जब एक राजा दूसरे के राज्य पर हमला करता तो वो अक्सर इन मंदिरों को ही टारगेट करता था। क्यों? क्योंकि ये मंदिर बहुत ज्यादा अमीर होते थे। मंदिरों को लूटना एक तरह से जैकपॉट जीतने जैसा था। जैसे अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने 997 से 1030 के बीच भारत पर कई बार हमले किए, और उसका मेन टारगेट गुजरात के सोमनाथ जैसे अमीर मंदिर थे। फिर आगे चलकर चाहमान यानी चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया, पर ठीक अगले ही साल 1192 में वो खुद हार गए, और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे है? इन राजाओं के बारे में, इनकी लड़ाइयों के बारे में, इनके अजीब अजीब टैक्स के बारे में। कोई डायरी तो लिखते नहीं थे ये लोग। तो फिर सोर्स क्या है? चलो पता करते हैं। तो इसका एक बड़ा सोर्स है प्रशस्तियां। ये असल में पढ़े लिखे ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई तारीफें होती थीं, जिनमें राजा को एक बहादुर महान योद्धा के तौर पे दिखाया जाता था। आप इन्हें एक तरह का एंशिएंट प्रोपेगेंडा समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें राजा की सिर्फ और सिर्फ तारीफ होती थी, सच हो या न हो। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा गया, उसे तांबे की प्लेटों पर भी उकेरा गया था। राजा लोग अक्सर ब्राह्मणों को जमीन दान में देते थे, और इसका पूरा रिकॉर्ड इन कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था, जो आज हमारे लिए हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ये रिकॉर्ड्स कितने डिटेल्ड होते थे, इसका अंदाजा चोलों के एक लैंड ग्रांट से लगाइए। उसमें क्या क्या लिखा है? फलदार पेड़, पानी, बगीचे, कुएं, यहां तक कि मधुमक्खी के छत्ते और गहरी झीलें भी मेंशन्ड हैं। सोचिए कितनी डिटेलिंग है।
लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ तारीफ ही तारीफ था? क्या किसी ने कभी राजाओं को क्रिटिसाइज नहीं किया? खैर, एक लेखक थे जिन्होंने ऐसा किया। 12वीं सदी में कल्हड़ नाम के एक लेखक ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा, जो इन प्रशस्तियों से एकदम अलग था। उन्होंने राजाओं और उनकी पॉलिसीज की खुलकर आलोचना भी की, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर हिस्ट्री ज्यादातर जीतने वालों के हिसाब से या उनकी तारीफ में लिखी जाती है, तो हम असली कहानी कैसे जान सकते हैं? अगर रिकॉर्ड्स में ही बायस है, तो हम सच्चाई तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये इतिहासकारों के लिए आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है। The next day. आज हम बात करेंगे दिल्ली के सुल्तानों की। ये वो दौर था जिसने सही मायनों में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसा शहर जो सदियों तक मतलब पावर का सेंटर था ही नहीं, वो आखिर इतने बड़े एम्पायर की राजधानी बना तो बना कैसे? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, दिल्ली हमेशा से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है 12वीं सदी में। बस यहीं से इसकी किस्मत ने पलटी मारी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि दिल्ली आखिर पावर सेंटर के तौर पर उभरी कैसे। तो कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से। दिल्ली पहले बनी तोमर राजपूतों की राजधानी, लेकिन फिर उन्हें अजमेर के चौहानों ने हरा दिया। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही डायनेस्टीज के राज में दिल्ली एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन गया। यहाँ बहुत से अमीर जैन व्यापारी रहते थे। और तो और दहलीवाल नाम का सिक्का भी यहीं बनता था, जो उस जमाने में खूब चलता था। और ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं था। सुल्तानों ने इस पूरे एरिया में एक के बाद एक कई शहर बसाए, जैसे देहली कोहना, सिरी और जहांपनाह। ये शहर, जिन्हें मिलाकर हम आज दिल्ली कहते हैं, असल में सल्तनत की बढ़ती हुई ताकत का एक जीता जागता सबूत थे। तो अब बात करते हैं उन सुल्तानों और उनकी डायनास्टीज की जिन्होंने इस एम्पायर की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत, आप सोचिए, करीब करीब 320 साल तक चली और इस दौरान इस पर 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया। शुरुआत हुई 1206 में तुर्की शासकों से, उनके बाद आए खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और सबसे आखिर में लोधी, जिनका राज 1526 में खत्म हुआ। देखिए, एक एम्पायर खड़ा कर लेना एक बात है, लेकिन इतने बड़े और डाइवर्स इलाके पर कंट्रोल बनाए रखना वो एक बिल्कुल ही अलग चैलेंज था। तो सवाल ये है कि सुल्तानों ने ये किया कैसे? अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। वो तरीके, वो सिस्टम्स जो सुल्तानों ने इस विशाल एम्पायर को चलाने के लिए बनाए। सुल्तानों को चाहिए थे भरोसेमंद लोग, तो उन्होंने एक बहुत ही यूनिक तरीका निकाला जिसे कहते थे बंदगान। ये कौन थे? ये असल में मिलिट्री स्लेव्स थे, जिन्हें खास तौर पर खरीदा जाता था और फिर उन्हें इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो किंगडम के सबसे जरूरी पॉलिटिकल ऑफिस संभाल सकें। उस जमाने में एक कहावत थी कि एक काबिल और तजुर्बेकार गुलाम एक बेटे से भी बेहतर होता है। और ये लाइन सुल्तानों की सोच को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि वो इन गुलामों पर कितना ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन इस बंदगान सिस्टम की जो सबसे बड़ी खूबी थी ना, वही इसकी सबसे बड़ी खामी भी बन गई। कैसे? देखिए, गुलाम अपने मालिक पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे, तो जाहिर है वो बहुत वफादार होते थे। पर यह वफादारी पर्सनल थी, अपने मालिक से, उसकी गद्दी से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मालिक की मौत हुई, वो उसके बेटों या वारिसों के वफादार नहीं रहते थे। और नतीजा, हर बार जब भी कोई नया सुल्तान गद्दी पर बैठता, पुराने और नए सरदारों के बीच पावर के लिए एक जंग छिड़ जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बड़ा हथियार था इक्ता सिस्टम। अब ये क्या था? इसमें मिलिट्री कमांडरों को उनकी सर्विस के बदले में जमीनें या इलाके दे दिए जाते थे। इन जमीनों को इक्ता कहते थे और जो इन्हें संभालता था उसे इक्तादार या मुख्ती कहा जाता था। अब सुल्तानों ने कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया था। इक्तादार का काम था मिलिट्री कैंपेन लीड करना, अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। उनकी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं थी, मतलब बाप के बाद बेटे को नहीं मिलती थी। और तो और उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोकने के लिए उनके ट्रांसफर्स भी होते रहते थे। ये दूर के इलाकों पर पकड़ बनाए रखने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका था। मगर ये पूरा सिस्टम जो पर्सनल लॉयल्टी पर टिका था, उसका असली टेस्ट तो तब हुआ
जब सुल्तान इल्तुतमिश का सबसे काबिल वारिस, उनका कोई बेटा नहीं बल्कि उनकी बेटी रज़िया निकली। उस दौर के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे मिन्हाज-ए-सिराज। उन्होंने खुद ये माना कि रज़िया अपने सारे भाइयों से ज्यादा कामिल और लायक थीं, लेकिन फिर भी वो एक औरत को सुल्तान के तौर पर एक्सेप्ट करने में कंफर्टेबल नहीं थे। ये बात उस समय की सोसाइटी की गहरी सोच को दिखाती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस जमाने में फीमेल रूलर्स को कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। एक तरफ थी रज़िया, जिन्होंने खुले तौर पर एक रानी की तरह राज किया। दूसरी तरफ थी वरंगल की रानी रुद्रमा देवी, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में अपना नाम बदलकर मर्दों वाला रख लिया ताकि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लें। मतलब राज करने के लिए दोनों को कितने अलग अलग रास्ते अपनाने पड़े। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि सल्तनत के सामने क्या मुश्किलें आईं और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई। सल्तनत पर प्रेशर हमेशा बना रहा। एक तो दिल्ली में बैठकर बंगाल जैसे दूर के इलाकों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से जो लोकल सरदार थे वो अक्सर घने जंगलों जैसे मुश्किल इलाकों में अपने किले बना लेते थे और बगावत कर देते थे। और इन सबसे बड़ा खतरा था नॉर्थ वेस्ट से मंगोलों का, जो लगातार हमले कर रहे थे। तो हाँ, सल्तनत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो टाइम के साथ टूट गया, बिखर गया, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था वो गायब नहीं हुआ। वो कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ और आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। इस एडमिनिस्ट्रेटिव विरासत की एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली के सुल्तानों ने एक मजबूत फाउंडेशन रखा। फिर आए शेर शाह सूर, जिन्होंने इसी मॉडल को अडॉप्ट किया और उसे और बेहतर बनाया। और फाइनली महान मुगल बादशाह अकबर ने इसी सिस्टम को अपने इतने बड़े एम्पायर का आधार, उसकी रीढ़ की हड्डी बना दिया। मतलब पॉइंट ये है कि दिल्ली सल्तनत ने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि राज करने का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो आने वाली कई सदियों तक इस सब कॉन्टिनेंट में पावर का बेस बना रहा। इसका जो असर था वो उनके अपने दौर से कहीं ज्यादा लंबा और गहरा था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि अगर किसी एम्पायर की महानता उसकी लेगेसी से नापी जाती है, तो फिर हमें दिल्ली के सुल्तानों को कैसे याद रखना चाहिए? एक बिल्डर की तरह, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, या फिर कुछ और? ये एक सोचने वाली बात है। The next day. नमस्कार, आज बात करते हैं इतिहास के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक, मुगलों की। उन्होंने शासन करने की एक ऐसी प्लेबुक तैयार की जो सदियों तक मिसाल बनी। लेकिन जानते हैं, इसी प्लेबुक में उनकी जबरदस्त कामयाबी और आखिरकार उनकी नाकामी के राज भी छिपे थे। तो चलिए आज मुगलों की इसी शानदार और जटिल प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या सही किया और कहां उनसे चूक हो गई। जरा सोचिए, एक ऐसा सबकॉन्टिनेंट जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, अनगिनत संस्कृतियां हों और कई धर्म एक साथ रहते हों, इस पर आप राज कैसे करेंगे? ये वो पहेली थी जिसे मुगलों से पहले कोई भी लंबे समय तक सुलझा नहीं पाया था। तो फिर उन्होंने ये किया कैसे? तो सबसे पहली चुनौती, जिसे हम कह सकते हैं शाही चुनौती, वो थी एक ऐसी जमीन को जोड़ना जो टुकड़ों में बटी हुई थी। आप सोच कर देखिए, हर कोने में एक राजा बैठा है, हर घाटी की अपनी अलग पहचान है। इस विशाल विविधता को एक ही प्रशासनिक धागे में पिरोना कोई बच्चों का खेल नहीं था। और यहीं पर, इसी मुश्किल में, मुगलों की असली काबिलियत सामने आती है। तो उनकी प्लेबुक का पहला चैप्टर क्या था? एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन तैयार करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो वफादारी भी पक्की करे और बगावत की कोई गुंजाइश ही न छोड़े। और इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थे मनसबदार। ये सिर्फ कोई ऑफिसर नहीं थे, ये तो वो पिलर थे जिन पर साम्राज्य की पूरी इमारत खड़ी थी। ये एक ऐसा इनोवेशन था, एक ऐसा नया तरीका जिसने इतने बड़े और बिखरे हुए साम्राज्य को एक साथ लाने में मदद की। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? इसके 3 हिस्से थे, बहुत सिंपल। पहला, जात, मतलब दरबार में आपका रुतबा क्या है और आपकी सैलरी कितनी होगी। दूसरा, सवार, यानी ये आपकी मिलिट्री जिम्मेदारी थी कि आपको कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। और तीसरा, जागीर, यानी वो जमीन जहां से रेवेन्यू वसूल कर आपको अपनी सैलरी मिलती थी। लेकिन इस सिस्टम का असली कमाल तो कुछ और ही था। वो ये कि मनसबदार को जो जागीर मिलती थी वो वहां रहता नहीं था, उसे तो काम करने के लिए साम्राज्य में कहीं और भेज दिया जाता था। ये एक ब्रिलियंट चेक एंड बैलेंस था।
इससे कोई भी मनसबदार एक जगह पर अपनी जड़ें जमाकर बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाता था। अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, बहुत सारा पैसा। तो इसके लिए मुगलों ने एक जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन तैयार किया। इसका श्रेय जाता है अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल को और उनकी जब्त प्रणाली को। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था। इसमें जमीन के हर टुकड़े को बाकायदा नापा जाता था, सर्वे किया जाता था और फिर टैक्स तय होता था। मतलब सब कुछ डेटा पर आधारित था। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया रहा होगा। तो इस रेवेन्यू सिस्टम में दो मेन खिलाड़ी थे। एक तरफ थे मनसबदार, जो सेंटर से भेजे गए ऑफिसर थे, और दूसरी तरफ थे जमींदार, जो लोकल लेवल पर मुखिया या सरदार होते थे और किसानों से टैक्स इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाते थे। मतलब दोनों ही उस मशीनरी के जरूरी पुर्जे थे, एक सेंटर का आदमी तो दूसरा जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन मुगल प्लेबुक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पैसे की बात नहीं करती। शायद इसका सबसे जरूरी और सबसे टिकाऊ चैप्टर था अकबर का शांति और सबको साथ लेकर चलने का फलसफा। अकबर ये बात समझ गए थे कि असली ताकत तलवार से नहीं, लोगों को जोड़ने से आती है। उनका सपना एक ऐसे साम्राज्य का था जो धर्म के नाम पर बटा हुआ ना हो, बल्कि जिसकी एक कॉमन पहचान हो, जिसमें सब शामिल हों। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, अकबर ने इसे करके दिखाया। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म किया, हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा टैक्स हटाया, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, एक ऐसी जगह जहां हर धर्म के ज्ञानी लोग एक साथ बैठकर बहस कर सकते थे। इसी को कहा गया सुलह एक कुल, यानी सबके लिए शांति। अकबर की इस प्लेबुक ने मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और मुगल कहानी में ये बड़ा मोड़ आया औरंगजेब के दौर में। मतलब जो कुछ अकबर ने बनाया था उसे औरंगजेब के समय में पूरी तरह से पलटने की कोशिश हुई। एक तरफ अकबर की सुलह एक कुल की पॉलिसी थी, सबको साथ लेके चलने की। दूसरी तरफ औरंगजेब की इस्लामी वर्चस्व की नीति। जो जजिया टैक्स अकबर ने हटाया था उसे वापस लगा दिया गया, कई बड़े मंदिरों को तोड़ा गया। सीधे सीधे कहें तो अकबर ने जिस एकता की नींव रखी थी वो हिलने लगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? बगावत। हर तरफ विद्रोह की आग भड़क उठी। जाटों ने विद्रोह किया, सतनामियों ने, सिखों ने, और सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे मराठे। साम्राज्य एक के बाद एक लंबी और खूनी जंगों में ऐसा फंसा कि उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। इन खत्म न होने वाली लड़ाइयों ने सब कुछ तबाह कर दिया। खजाना खाली हो गया, सेना कमजोर पड़ गई, और सबसे बड़ी बात, लोगों की वो वफादारी टूट गई जिसे अकबर ने इतनी मेहनत से बनाया था। तो साम्राज्य तो बिखर गया, पर क्या इसका मतलब ये है कि मुगलों की पूरी प्लेबुक ही फेल हो गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनकी विरासत आज भी हमारे आसपास जिंदा है। देखिए, भले ही मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उनका बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा वो इतना मजबूत था कि वो उनके बाद भी चलता रहा। रेवेन्यू वसूलने का तरीका हो या प्रांतों को चलाने का सिस्टम, मनसबदारी और जब्त सिस्टम के कई हिस्से बाद के शासकों ने, यहां तक कि अंग्रेजों ने भी अपनाए। मतलब उन्होंने शासन करने का एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया था जो सदियों तक काम आया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये मुगल प्लेबुक हमें सिखाती क्या है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन और जंग की तरकीबों से भी बड़ा सबक ये नहीं है कि इतनी विविधता वाले देश पर राज करने की असली चाबी सबको साथ लेकर चलने में, टॉलरेंस में है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से निकलकर आज भी उतना ही मौजू है। The next day. जब हम मध्यकालीन भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े किले, राजा महाराजा और वो वर्ण व्यवस्था, है ना? लेकिन इतिहास सिर्फ महलों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। आज हम उस जानी पहचानी तस्वीर से कहीं आगे का एक सफर करने वाले हैं। तो चलिए आज इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। क्या हो अगर असली कहानियां उन लोगों की हों जिनके बारे में इतिहास की किताबों में अक्सर एक या दो लाइनें ही मिलती हैं? आइए आज उन्हीं समुदायों की दुनिया में झांकते हैं। देखिए, बड़े बड़े राज्यों के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था। कई ऐसे समाज थे जो अपने ही नियमों और अपनी ही धुन में जी रहे थे। ये तस्वीर हमें उसी वाइब्रेंट दुनिया की एक छोटी सी झलक देती है। तो चलिए सबसे पहले इन राज्यों की दीवारों से बाहर झांकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ
वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी कम्युनिटीज थीं जो अपने बनाए नियमों पर चलती थीं। हम अक्सर पढ़ते हैं कि समाज वर्ण यानी जाति के नियमों में बटा हुआ था, ऊंच नीच के हिसाब से। और हाँ, ये सच भी था, बड़े बड़े राजा भी इसे मानते थे। लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। उपमहाद्वीप के बहुत सारे समाज ऐसे थे जो ब्राह्मणों के बनाए इन कायदे कानूनों को नहीं मानते थे। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कौन थे ये लोग, ये जनजातियां, ये ट्राइब्स, इनका समाज कैसे काम करता था? आइए जरा इसे समझते हैं। इनकी दुनिया का जो सेंटर पॉइंट था वो था कुल यानी खानदान। मतलब सब कुछ नातेदारी रिश्तेदारी के इर्द गिर्द ही घूमता था। हर कोई एक दूसरे से पारिवारिक बंधन से जुड़ा हुआ था। अब देखिए इनकी सोसाइटी की खासियत क्या थी। सबसे पहली बात तो ये कि रिश्ते ही सब कुछ थे। जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे कुल की संपत्ति होती थी। और उनकी हिस्ट्री वो किताबों में नहीं लिखी जाती थी बल्कि कहानियों और गीतों की शक्ल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी। कमाल है ना? और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये लोग किसी एक कोने में रहते थे। ये देखिए मैप, पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे ये। पंजाब में खोखर थे तो पश्चिम में भील और नॉर्थ ईस्ट में तो नागा और अहोम जैसे पावरफुल ट्राइब्स का दबदबा था। तो ये तो बात हुई उन समाजों की जो एक जगह बसे हुए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जिंदगी ही एक सफर थी, जो हमेशा चलते रहते थे, खानाबदोश और चरवाहे। और इनमें सबसे जरूरी नाम है बंजारू का। ये सिर्फ चरवाहे नहीं थे, ये उस जमाने के सबसे बड़े व्यापारी खानाबदोश थे। कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी की चलती फिरती जान थे। इनका काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक था। वे एक साथ पूरे कारवां में चलते थे जिसे कहते थे टांडा। जहां अनाज सस्ता मिला, खरीदा, बैलों पर लादा और निकल पड़े शहरों की तरफ बेचने। और तो और जब मुगल सेना कहीं जंग पर जाती थी तो उनको राशन पहुंचाने का काम भी यही बंजारे करते थे। सोचिए इनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा रही होगी। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो घूमते फिरते चरवाहे थे और जो एक जगह बसे किसान थे, ये अलग थलग नहीं थे। इनके बीच एक लेन देन का रिश्ता था। चरवाहे ऊन, घी, जानवर देते और बदले में किसानों से अनाज, कपड़े, बर्तन लेते थे। दोनों का काम एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता था। तो ये तो साफ है कि ये दोनों तरह के समाज एक दूसरे पर कितने निर्भर थे। लेकिन जब ये एक दूसरे के और करीब आए, जब इनका मेल जोल बढ़ा, तब क्या हुआ? बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जैसे जैसे कुछ जनजातीय कबीले पावरफुल हुए, उनके सरदार अब सिर्फ सरदार नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने राजपूतों जैसा दर्जा पाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को जमीनें दान दी, मंदिर बनवाए। नतीजा, जो समाज कभी बराबरी पर चलता था उसमें धीरे धीरे अमीर गरीब का भेद बढ़ने लगा। तो ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। कुछ जनजातियों ने तो बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य तक बना लिए। चलिए इसके दो सबसे शानदार उदाहरण देखते हैं, गोंड और अहोम। पहले बात करते हैं गोंड लोगों की। ये गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े जंगली इलाके में रहते थे जो आज के सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। ये नंबर देखिए जरा, 70,000। जी हाँ, 70,000। अकबर के जमाने की किताब अकबरनामा में लिखा है कि गढ़कटंगा नाम के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका राज्य कितना विशाल और समृद्ध रहा होगा। अब यहां से चलते हैं सीधा नॉर्थ ईस्ट। ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम लोगों ने एक बहुत मजबूत राज्य बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग वहां के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि आज के म्यांमार से आए थे। अहोम वाकई में बहुत एडवांस थे। वो तोपें और बेहतरीन क्वालिटी का बारूद बनाने में माहिर थे। उनका राजकाज पाइक सिस्टम पर चलता था, जिसमें लोगों से जबरन मजदूरी कराई जाती थी। और सबसे खास बात, वे अपना इतिहास खुद लिखते थे, जिसे बुरंजी कहते थे। ये उस जमाने की जनजातियों में बहुत ही रेयर बात थी। तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो एक तरफ गोंड थे जो सेंट्रल इंडिया के ही थे और दूसरी तरफ अहोम जो बाहर से आए थे। अहोम टेक्नोलॉजी में कहीं आगे थे, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी, दोनों को ही आखिर में मुगलों के हमले का सामना करना पड़ा। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो ये है कि इतिहास कोई सीधी साधी अलग अलग कहानियों की किताब नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है, जहां अलग अलग धाराएं मिलती हैं, टकराती हैं और एक दूसरे को हमेशा के लिए बदल देती हैं।
तो मैं आपको बस इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब हम इन अनसुनी, अनकही कहानियों को इतिहास में वो जगह देते हैं जिसके ये हकदार हैं, तो क्या हमारे लिए अतीत का पूरा नक्शा ही नहीं बदल जाता? इस पर सोचिएगा जरूर। The next day. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे जबरदस्त आध्यात्मिक आंदोलन की जिसने, आप कह सकते हैं, ईश्वर से रिश्ते की पूरी परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की। जरा सोचिए, क्या हो अगर भगवान तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल पूजा पाठ और बड़े बड़े यज्ञों से होकर ना गुजरे, बल्कि सिर्फ दिल से निकले प्रेम से तय हो जाए। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर यही वो क्रांतिकारी विचार था जो भक्ति आंदोलन के बिल्कुल केंद्र में था। और इस सोच की, इस आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 7वीं सदी के दक्षिण भारत में। ये वो दौर था जब समाज और धर्म दोनों ही एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े थे। तो इस आंदोलन को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। और वो माहौल असल में एक गहरी प्यास से भरा था, बदलाव की प्यास। जरा उस समय के समाज की तस्वीर अपने मन में बनाइए। एक ऐसा समाज जो जन्म के आधार पर बुरी तरह बटा हुआ था। धर्म के रीति रिवाज इतने मुश्किल और पेचीदा थे कि वो कुछ गिने चुने लोगों की जागीर बनकर रह गए थे। अब जाहिर है, ऐसे में आम लोगों के मन में एक गहरी आध्यात्मिक बेचैनी तो होगी ही। उन्हें लग रहा था कि उनका ईश्वर से कोई सीधा कनेक्शन ही नहीं है, और इसी बेचैनी में लोग बौद्ध और जैन धर्म जैसे दूसरे रास्तों की तरफ भी देख रहे थे। और फिर इसी आध्यात्मिक खालीपन और बेचैनी के जवाब में एक लहर उठी जिसे हम कहते हैं भक्ति की क्रांति। देखिए, इस क्रांति की जड़ें बहुत गहरी थीं। इसका एक सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत थी श्रीमद् भगवद गीता, और उसका वो क्रांतिकारी विचार कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर सच्चे दिल से ईश्वर की शरण में जाता है तो उसे ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है। मतलब मोक्ष का एक सीधा पर्सनल रास्ता जो सबके लिए खुला था। और इस नए सीधे रास्ते का परचम किसने लहराया? इसे बुलंद किया दक्षिण भारत के घुमक्कड़ कवि संतों ने। ये वो संत थे जो एक जगह नहीं टिकते थे, बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर अपने भजनों और गीतों से सिर्फ प्रेम और भक्ति का संदेश फैला रहे थे। अब ये जो संत थे, ये मुख्य रूप से 2 धाराओं में बटे थे। रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, दिल में ईश्वर के लिए वही गहरा प्रेम। तो एक तरफ थे नयनार, जो भगवान शिव को अपना सब कुछ मानते थे, और दूसरी तरफ थे अलवार, जो भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहते थे। अब इन दोनों समूहों में कुछ बड़े दिलचस्प फर्क थे। चलिए देखते हैं। नयनारों की संख्या थी 63 और ये भगवान शिव के उपासक थे। इनके लिखे ग्रंथ हैं तेवरम और तिरुवाचिकम। वहीं दूसरी तरफ अलवारों की संख्या थी सिर्फ 12। ये विष्णु भक्त थे और इनके भजनों के संग्रह को कहते हैं नलईरा दिव्य प्रबंधम। एक और बड़ा फर्क था इनके दर्शन में। नयनारों ने शिव के प्रति भक्ति पर जोर दिया, वहीं अलवारों ने विष्णु के प्रति प्रपत्ति यानी कि कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण की बात की। तो ये सिर्फ अलग अलग भगवानों की बात नहीं थी, बल्कि ईश्वर से जुड़ने के 2 अलग अलग नजरिए थे। तो याद रखिए, नयनार 63 एक काफी बड़ा समूह जो पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ था, और अलवार सिर्फ 12, संख्या में कम, लेकिन उनका प्रभाव भी उतना ही गहरा था। और शायद इस पूरे आंदोलन की जो सबसे क्रांतिकारी, सबसे जबरदस्त बात थी, वो थी इसकी समावेशिता। इन संतों में समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। कुम्हार, किसान, सैनिक, और तो और पुलैया और पनार जैसी जातियां जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था, उनके लोग भी इन संतों में शामिल थे। अपार और मणिकवाचकर जैसे महान नयनार, और पेरियालवार और उनकी बेटी आंडाल जो कि एकमात्र महिला अलवार संत थी, ये सब इस बात की जीते जागते सबूत हैं कि भक्ति के दरवाजे सबके लिए खुले थे। और ये भक्ति कितनी गहरी थी, कितनी पर्सनल थी, इसे महसूस करने के लिए जरा मणिका वाचकर के ये शब्द सुनिए। वो लिखते हैं, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। सोचिए, अपने शरीर को एक घृणित पुतला कहना और फिर ये मानना कि ईश्वर उसमें सोने के मंदिर की तरह आ बसे हैं, ये ईश्वर के साथ एक बहुत ही निजी, बहुत ही गहरे भावनात्मक रिश्ते को दिखाता है।
लेकिन ये जो भक्ति की लहर थी, ये सिर्फ मंदिरों में भजन गाने या प्यार के गीत गाने तक ही सीमित नहीं रही। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू था। जी हाँ, ये लहर मंदिरों की दीवारों को तोड़कर बाहर निकली और इसने सीधे सीधे समाज की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें मिलता है कर्नाटक में 12वीं सदी के वीर शैव आंदोलन में। इसके नेता थे बसवन्ना और उनके नेतृत्व में इस आंदोलन ने साफ साफ कहा कि सभी इंसान बराबर हैं। उन्होंने जाति पाति के भेद और फालतू के कर्मकांडों को पूरी तरह से नकार दिया। बसवन्ना ने बेकार के रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हुए क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा, खड़ी हुई चीजें वो तो एक दिन गिर जाएंगी, लेकिन जो चीज चलती रहती है वो हमेशा रहेगी। उनका इशारा साफ था। पत्थर के बड़े बड़े मंदिर जो एक जगह खड़े हैं वो एक दिन ढह सकते हैं, लेकिन इंसान का ये चलता फिरता शरीर, यही तो असली मंदिर है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस आंदोलन की आवाज, इसकी गूंज कहां तक और कैसे पहुंची। दक्षिण भारत से उठी भक्ति की ये लहर सिर्फ वहीं तक सिमटकर नहीं रह गई। सोचिए, जैसे पुराने जमाने में व्यापार के साथ सोने के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, ठीक उसी तरह ईश्वर से सीधे जुड़ने का ये खूबसूरत विचार भी अलग अलग संस्कृतियों और सरहदों के पार पहुंच गया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ईश्वर के लिए ऐसे ही गहरे पर्सनल प्यार की गूंज हमें दूसरी परंपराओं में भी सुनाई देती है, खास तौर पर सूफीवाद में। सूफी संत भी तो ईश्वर को एक प्रेमी के रूप में ही देखते हैं, उसे महसूस करते हैं। इस बात को समझने के लिए 13वीं सदी के महान सूफी कवि रूमी के ये शब्द सुनिए। वो कहते हैं, प्रेमी आखिर में कहीं मिलते नहीं हैं, वो तो हमेशा से एक दूसरे के अंदर ही रहते हैं। क्या ये भक्ति आंदोलन की भावना से एकदम मिलता जुलता नहीं है? वो ही अंदरूनी जुड़ाव, वो ही दर्शन। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ईश्वर के लिए व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति की जो सदियों पुरानी विरासत है, क्या ये आज भी हमारे बीच जिंदा है? और अगर है तो ये हमें कहाँ और किन रूपों में दिखाई देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। The next day. भारतीय इतिहास में ना वीरता के एक बहुत ही पावरफुल आइडियल की बात होती है, पर क्या इसकी कहानी वैसी ही है जैसा हम सब जानते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प हकीकत की परतें खोलते हैं। देखिए, भारत में हर इलाके की अपनी एक कॉम्प्लेक्स कल्चर है। तो आज हम इन्हीं में से एक सबसे फेमस कल्चर को करीब से जानने वाले हैं। ये है वीरता की राजपूत परंपरा। यही था राजपूत वीरों का सबसे बड़ा आदर्श। एक ऐसी पावरफुल और रोमांटिक इमेज जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसने, कहना पड़ेगा, इतिहास में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। तो सवाल ये है कि ये जो इतना पावरफुल आइडियल था, ये पीढ़ियों तक पहुंचा कैसे और इसे आज भी याद कैसे किया जाता है? चलिए देखते हैं। इन कहानियों को जिंदा रखने का एक पूरा प्रोसेस था। इन्हें सिर्फ लिखा नहीं गया था, बल्कि खास तौर पर ट्रेंड सिंगर्स, जिन्हें चारण भाट कहते थे, वो इन्हें सुनाते थे। और इसी वजह से ये कहानियां लोगों की यादों में बस गईं। मतलब ओरल ट्रेडिशन का एक जबरदस्त उदाहरण है ये। और वीरता की ये जो छवि थी ना, वो महिलाओं तक भी फैली हुई थी। कहानियों के मुताबिक वो कभी कभी दुश्मनों के सामने सरेंडर करने के बजाय सती हो जाती थी, यानी आत्मदाह कर लेती थी। ये भी उसी वीरता के आदर्श का एक बहुत ही ट्रैजिक लेकिन पावरफुल हिस्सा माना जाता था। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये जमीन जिस पर इन नायकों ने राज किया वाकई वैसी ही थी जैसी कहानियों में लगती है? क्या इन किंवदंतियों में बताई गई बातें पूरी तरह सच हैं, या फिर इतिहास में कुछ और भी छिपा है? तो चलिए अब इन किंवदंतियों से थोड़ा हटकर उस इलाके की जो असल ऐतिहासिक सच्चाई है उस पर एक नजर डालते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि राजपूताना में सिर्फ राजपूत ही रहते थे, है ना? लेकिन असलियत ये है, हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि ये एक बहुत डाइवर्स इलाका था, जहां राजपूतों के अलावा और भी बहुत से अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते थे। और एक और दिलचस्प बात, ये जो राजपूताना नाम है ना, ये दरअसल 1800s में अंग्रेजों ने इस इलाके को दिया था, मतलब उन किंवदंतियों की घटनाओं के बहुत बहुत बाद। अच्छा, इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सबसे फेमस राजपूत शासक का एग्जाम्पल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। ये चाहमान डायनेस्टी के एक बहुत प्रसिद्ध शासक थे और इन्हें लोक कथाओं में, मतलब फोकलोर में, राजपूत वीरता के आदर्श का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है।
और उनका प्रभाव कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके इस साम्राज्य में आज के ये सारे इलाके आते थे। वाकई में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था ये। उनके साम्राज्य के बारे में एक और डिटेल, उनकी राजधानी थी अजय मेरू, जिसे आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं। इससे उनकी कहानी को ज्योग्राफिकली समझना और भी आसान हो जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। देखिए, उन्हें कहानियों में भारत में प्री इस्लामिक पावर का आखिरी बड़ा रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, पर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में वो घुरिदों से हार गए। और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, नहीं, इस हार को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है, एक बहुत ही जरूरी मोड़। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे सरप्राइजिंग मोड़ पर। यहाँ एक हिस्टोरिकल सरप्राइज है। वो राजपूत आइडेंटिटी जैसी हम उसे आज समझते हैं ना, वो उस हिस्टोरिकल पीरियड में ठीक वैसी मौजूद ही नहीं थी। ये पहचान तो बाद में डेवलप हुई। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि इतिहास का कितना हिस्सा असल में उन कहानियों से बनता है जो घटनाओं के बहुत बाद में सुनाई जाती हैं। आखिर इतिहास, याददाश्त और पहचान के बीच रिश्ता क्या है? The next day. नमस्कार। कभी सोचा है एक इतना बड़ा, इतना मजबूत साम्राज्य जो सदियों से खड़ा हो, वो सिर्फ कुछ ही दशकों में ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह सकता है? 18वीं शताब्दी के भारत में बिल्कुल यही हुआ था। ये कहानी उसी महाविखंडन की है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जरा इन दो नक्शों पर नजर डालिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखा रहे हैं। बाईं तरफ है सन 1700 का भारत, जहां मुगल साम्राज्य का परचम लहरा रहा है, और दाईं तरफ सिर्फ 65 साल बाद का नजारा। वही साम्राज्य बिखर चुका है और उसकी जगह ले ली है कई छोटे छोटे राज्यों ने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक इतनी तेजी से टूट गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस बिखराव को समझने के लिए हमें सबसे पहले साम्राज्य के अंदर झांकना होगा, उन दरारों को देखना होगा जो बाहर से नजर नहीं आ रही थीं। चलिए मुगल शक्ति के पतन की वजहों की पड़ताल करते हैं। तो हुआ ये कि साम्राज्य अंदर से ही खोखला हो रहा था। देखिए, औरंगजेब की दक्कन की लंबी लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था। उनके बाद जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। नतीजा, शक्तिशाली गवर्नर अपने अपने प्रांतों में एक तरह से आजाद हो गए। ऊपर से किसानों और जमींदारों के विद्रोह ने साम्राज्य की नींव हिला दी, और जो रही सही कसर थी वो दरबार के अंदर की गुटबाजी ने पूरी कर दी। उस दौर के एक लेखक ने जो लिखा, उससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये शब्द साम्राज्य की आर्थिक बदहाली को साफ दिखाते हैं। सोचिए, जब व्यवस्था ही ऐसी चरमरा जाए कि जमींदार किसानों से लगान ही न वसूल पाएं, तो वो अपनी सेनाएं कैसे रखेंगे? और देखिए, जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर पड़ती है ना, तो उस खाली जगह को भरने के लिए नई ताकतें हमेशा सामने आती हैं। आइए देखते हैं कि मुगलों के ढलान पर कौन कौन सी नई शक्तियां उभर कर सामने आईं। मोटे तौर पर देखें तो मुगल साम्राज्य के खंडरों पर 3 तरह के राज्य बने। पहले तो थे पुराने मुगल प्रांत, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद, जहां के गवर्नरों ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। दूसरे थे वतन जागीरें, मतलब राजपूत राज्य, जो पहले से ही काफी हद तक आजाद थे। और तीसरे थे विद्रोही राज्य, जैसे मराठा और सिख, जिन्होंने मुगल शासन को चुनौती देकर अपनी सत्ता बनाई। राजपूत शासकों ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। अंबर के सवाई राजा जयसिंह और जोधपुर के अजीत सिंह जैसे ताकतवर शासकों ने गुजरात और मालवा जैसे अहम और अमीर सूबों पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर पंजाब में एक और ताकत सिर उठा रही थी, सिखों की। गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में उन्होंने खुद को खालसा के रूप में एक मजबूत राजनीतिक समुदाय बनाया। बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने अपनी संप्रभुता का ऐलान किया और अपना शासन भी स्थापित किया। इसी तरह दिल्ली और आगरा के बीच का जो इलाका था, वहां जाटों का दबदबा बढ़ने लगा। ये असल में समृद्ध किसान थे और राजा सूरजमल के समय में उनका भरतपुर राज्य एक बहुत मजबूत ताकत बनकर उभरा। लेकिन इन सब में एक ताकत ऐसी थी जिसका विस्तार देखने लायक था। चलिए अब बात करते हैं मराठों की। मराठा राज्य की नींव तो छत्रपति शिवाजी ने मुगलों से लगातार लोहा लेकर रखी थी। बाद में पेशवाओं के दौर में पूना उनकी शक्ति का केंद्र बन गया। और मराठों का जो विस्तार हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जरा रफ्तार देखिए।
1720 के दशक में उन्होंने मालवा और गुजरात छीने। 1730 तक वो पूरे दक्कन के मालिक बन बैठे और 1737 में तो हद ही हो गई जब उन्होंने सीधे मुगल राजधानी दिल्ली पर धावा बोल दिया। कुछ ही दशकों में उनका असर लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर था। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी सेना का खर्च कहां से आता था। यहीं पर आता है चौथ का जिक्र। ये जमीन के लगान का 25% हिस्सा होता था। मराठे ये टैक्स दूसरे इलाकों से इस बात की गारंटी पर वसूलते थे कि वो उन पर हमला नहीं करेंगे। चौथ के अलावा एक और टैक्स था, सरदेशमुखी। ये 9 से 10% का एक और टैक्स था और इसे वसूलकर मराठे दक्कन पर अपने सबसे बड़े मुखिया होने का हक जताते थे। साम्राज्य अंदर से तो कमजोर हो ही चुका था, लेकिन असली और आखिरी चोट बाहर से लगी। ये चोट पहुंचाई ईरान के शासक नादिर शाह ने। 1739 में उसने दिल्ली पर हमला किया और शहर को बेरहमी से तहस नहस कर दिया। लूट कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि सिर्फ जवाहरात की कीमत ही उस जमाने में 50 करोड़ रुपए के आसपास थी। वो मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। इस एक हमले ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़कर रख दी। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी। उस वक्त के एक गवाह ने जो लिखा वो दिल दहला देने वाला है। उसने लिखा कि नादिर शाह ने एक जीती जागती दुनिया को तबाह कर दिया था। और मामला यही नहीं रुका। ये तबाही तो बस एक शुरुआत थी। नादिर शाह के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर एक के बाद एक 5 बार हमले किए। इन हमलों ने इस पूरे इलाके को सालों तक अशांत बनाए रखा। तो इन सब घटनाओं के बाद 18वीं सदी के 20 तक आते आते भारत का जो सियासी नक्शा था वो पूरी तरह से बदल चुका था। चलिए एक बार फिर से उस दूसरे नक्शे को देखते हैं। 1765 तक वो एक विशाल मुगल साम्राज्य कहीं नहीं था। उसकी जगह ले ली थी मराठा, सिख, जाट, राजपूत और अवध, बंगाल जैसे कई क्षेत्रीय राज्यों ने। तो मतलब साफ है, 18वीं सदी ने एक बड़े साम्राज्य का अंत देखा और कई छोटे बड़े राज्यों का उदय। एक केंद्रीय ताकत की जगह अब मैदान में कई खिलाड़ी थे जो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। तो सोचिए, पुराना साम्राज्य बिखर चुका है, नई नई ताकतें आपस में लड़ रही हैं। ऐसे में अगला शासक कौन होगा? और अगर हम नक्शे पे जरा और गौर करें तो कुछ छोटे छोटे इलाके ब्रिटिश कब्जे में भी दिखते हैं। क्या कहानी का अगला मोड़ यहीं से आने वाला था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब आने वाली सदी देने वाली थी।